लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, बी योर ओन बॉस पॉडकास्ट के एक और हिंदी एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वीडियो कॉल पे जुड़ रहे हैं मेरे होम टाउन से, थाने से, रंजन सोनी एंड चिंतन सोनी। एक बहुत ही स्वीट कपल हैं ये। दे आर द फाउंडर्स ऑफ एमजे इंजीनियरिंग। एमजे इंजीनियरिंग एक कमर्शियल फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो वेयरहाउस, रैकिंग, स्कूल फर्नीचर्स, ऑफिस फर्नीचर्स, इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट्स जैसे हॉस्पिटल्स में फर्नीचर्स होते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चर करते हैं, इसमें ट्रेड करते हैं। आइए हम जानते हैं रंजन और चिंतन से कि कैसी उनकी जर्नी रही और कैसे वो अपने बिजनेस को डेवलप की। रंजन, चिंतन, थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला और हमारे साथ जुड़े। सो वेलकम टू द बी योर ओन बॉस पॉडकास्ट। थैंक यू थैंक इट्स आवर यू प्लेजर थैंक एज यू सो वेल। मच। पॉडकास्ट में ना हम लोग जो एक स्टोरी का फ्लो होता है, हम लोग हमेशा अपने बैकग्राउंड के साथ ये करते हैं, लेकिन मैं अभी मैं बहुत क्यूरियस हूं कि आपकी कंपनी का नाम है एम जे। आप दोनों के इनिशियल्स तो आर सी होते हैं, तो एम जे कैसे हुआ? सो बेसिकली एमजे इट्स एन माय फादर्स नेम। अच्छा, माय फादर एंड ग्रैंडफादर का जो इनिशियल नाम है वो मैंने रखा हुआ है एमजे। ओके ओके, हाउ स्वीट। शुरू करते हैं आपकी कहानी से। और लेडीज फर्स्ट, रंजन, मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा कि आपका बैकग्राउंड बताइए। बचपन आपका कहाँ पे पले बड़े, कैसा कैसा टाइप का एनवायरनमेंट रहा आपका? या सो आई हैव बीन बोर्न एंड बॉट अप इन मुंबई ओनली एंड ओके। पहले से फादर का बिजनेस था। सो मैं बिजनेस फैमिली में से ही बचपन से मैं देखते आ रही हूँ घर में कि बिजनेस चला रहा है। बट हालांकि नॉर्मल बिजनेस स्टोरी से थोड़ा अलग स्टोरी था हमारे घर में। वी हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, बहुत हमने मुश्किलों को फेस किया है क्योंकि क्या था, हमारा बिजनेस काफ़ी बुरे मोड़ पर चला गया था। एंड बचपन में ही हमने अप्स एंड डाउन सारे बिजनेस के देख लिए थे। आई कैन से दैट बिकॉज इन द ईयर 1994 my father was in a debt of 2 crore which was a huge ओह माय amount. गॉड। So आई मीन yeah, आज भी बड़ा अमाउंट है, बट बैक देन 94 में तो बहुत बड़ा अमाउंट था back वो। then it was a huge amount. So we have seen, हमने दोनों ही अपसाइड और डाउन साइड दोनों ही बिजनेस का देख चुके हैं। एंड हालांकि मेरे पापा कभी नहीं चाहते थे कि मैं बिजनेस करूं। काफी उनको ये था कि पढ़ना लिखना है, आगे जाना है, बट कॉर्पोरेट जॉब करना है बिजनेस कभी नहीं अच्छा, करना है। ही वॉज ऑफ दैट माइंडसेट। आपका क्या मतलब वो था कि आप बड़े होके आपको लगता था कि आप बिजनेस वुमन बनना है आपको, या आपको भी कॉर्पोरेट जॉब करना था? Yeah, absolutely. Actually, getting inspired from my father only. जब मैंने देखा कि उन्होंने इतना बुरा वक्त देखने के बाद भी क्या होता है ना, बिजनेस से ऊपर आना रहता है तो बिजनेस ही आपको सॉल्यूशन देता है और बिजनेस में ही आपको सॉल्यूशन मिलता है। तो वो जब हमने देखा, आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय हिम। मुझे उनसे काफ़ी प्रेरणा मिलती थी। तो मुझे यही था कि मुझे भी आगे जाके बिजनेस ही करना है। और कभी मेरे मन में ऐसा दो राहें नहीं थी कि मुझे आगे जाके क्या करना है। मुझे स्कूल टाइम से ही आई वॉज श्योर कि मुझे साइंस करना है, फिर इंजीनियरिंग करना है, एंड देन आई वांट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस। अच्छा। सो समहाउ आई वाज ऑलवेज श्योर कि मुझे आगे जाके बिजनेस ही करना है। इवन इफ आई डू सम इयर्स ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, आगे जाके मुझे कुछ ना कुछ बिजनेस में करना है। ओके ओके। और चिंतन, आपकी आपकी स्टोरी बताइए। आपका बैकग्राउंड, आपका बचपन। बेसिकली तो मैं आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। आप भी मुंबई में पले बड़े? या बॉर्न एंड बॉट अप इन घाटकोपर मुंबई अच्छा। and studied in Gurukul school, then shifted to North Bombay. So I was very mischievous child, like पूरे फैमिली में। so फैमिली को कभी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रही नहीं मेरे से कि कुछ कर पाएगा करके। इट वाज लाइक बस ये पास हो जाए तो ही बहुत है, ऐसे था। हाँ, क्योंकि माहौल वैसे था, मतलब आई यूज्ड टू स्टे इन घाटकोपर, तो वो वैसे ही एरिया में हम लोग बड़े बड़े। लेटर ऑन माय फादर वाज अ बिजनेसमैन, ही वाज इनटू ट्रांसपोर्ट। ही ओन्ड 2 फ्लीट्स ट्रक। ओके। सो हमारा ट्रांसपोर्ट का वहाँ से बिजनेस था। ही क्लोज हिज बिजनेस इन 2002 बिकॉज ऑफ द ट्रक गॉट एन एक्सीडेंट। दोनों ट्रक साथ में ही एक साथ एक्सीडेंट हो गए थे। ओके। दे वर बैक टू बैक। एंड देन ही वॉज वर्किंग विथ हिज ब्रदर हम्म। जो बिल्डर थे। सो ही इज़ अ वेरी नोन बिल्डर इन मुंबई। सो ही वॉज वर्किंग विथ देम एज एन सुपरवाइजर। एंड आई हैड अ एल्डर ब्रदर ऑल्सो अच्छा। जो मुझसे 12 साल बड़ा है।
he was totally into service sector. But I have seen the life of businessmen. I mean, they have lot of things that you own एज एन बिजनेसमैन. सो वो एक था बचपन से ही कि बिजनेस तो करना ही है. बट आई वॉज नॉट वेरी श्योर अबाउट इट कि करना क्या है करके, क्योंकि फैमिली बिजनेस तो करना ही नहीं है. ट्रांसपोर्ट, कैटरिंग बिजनेस, बिल्डिंग, ये सब हमारे इसमें फैमिली में ऑलरेडी सब लोग थे. सो आई वॉज लाइक नहीं, इसमें नहीं करना है. अच्छा. एंड आई जस्ट कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग एंड बाद में आई शिफ्टेड टू दिस लाइन. और जब बिजनेस आपने जो एमजे इंजीनियरिंग जब आपने स्टार्ट किया, शादी के बाद आपने स्टार्ट किया या पहले से आपने स्टार्ट कर लिया था, या कैसे था ये? So it was in the year 2012 that we started this company. और उसके पहले हम लोग कॉलेज में ही मिले थे. हम लोग दोनों सोमैया कॉलेज में साथ में ही थे. एंड ऐसा हुआ था कि when we were talking and when we got committed actually we used to discuss. जब हमने रिलेशनशिप में थे हम डिस्कस करते थे कि आगे लाइफ में क्या करना है. तो चिंतन का तो श्योर था कि अभी जॉब ही करना है. पहले एक बेस सेट होना चाहिए. तो उन्होंने जो जॉब किया उसमें से उनको अच्छा सपोर्ट मिला कि ही कुड गेट दैट काइंड ऑफ आइडिया कि फर्नीचर इंडस्ट्री कैसी होती है एंड ऑल दैट. एंड व्हेन आई स्टार्टेड इट तो मुझे ऑलरेडी चिंतन के साथ पहले से हमारी बात थी कि हमको आगे जाके बिजनेस ही करना है. कॉलेज कैंटीन में जब हम लोग मिलते थे तब हम लोग एक्चुअली बिजनेस का डिस्कस करते थे कि हम लोग किस तरह से आगे बिजनेस करना चाहिए, हम कैसे शुरुआत करेंगे. तो ज़्यादा कुछ तो हमारे पास आइडिया नहीं था. बट क्योंकि थोड़ा थोड़ा बिजनेस बैकग्राउंड चिंतन का भी है, मेरा भी है, तो इतना तो था कि कुछ नहीं तो पहले वैट रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं. बेसिक डॉक्यूमेंटेशन से शुरू करते हैं. तो हालांकि 2012 में हमने सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन ही किया था. 2013 में हमने एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट किया बिकॉज एट दैट टाइम चिंतन वाज स्टिल इन द जॉब एंड ही गॉट द कंपनी रजिस्टर्ड. अच्छा. या एक तो ये बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप है कि आप लाइक एज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जब आप फ्यूचर लाइफ का अपना डिस्कस कर रहे हैं और बिजनेस के लिए आप प्लान कर रहे हैं आगे. दोनों के वो बैकग्राउंड रहे कि आपने देखा बिजनेस, अपने पेरेंट्स को देखा आपने, और आप खुद चाहते थे कि हम भी बिजनेस करें. लेकिन प्लानिंग और इच्छा एक चीज होती है, और एक्चुअली बिजनेस करने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना. एक तो ये है कि क्या बिजनेस करें, और दूसरा ये कि उसके लिए पैसा कहाँ से लाएं. तो सबसे पहले तो पैसे की बात करते हैं कि वो कैसे मैनेज किया आपने, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, बिजनेस के लिए कैपिटल लगा होगा. 2010 में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया एंड दैट वाज अ डाउन ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी. सो वी डिडंट हैव एनी जॉब एट दैट टाइम. लेटर ऑन आई वाज लाइक अपॉइंटेड बाय माय इन-लॉज ओनली. सो ऐसे था कि उनको इंजीनियर की ज़रूरत थी एंड रंजन हैज़ अप्रोच मी के फैक्ट्री में व्हाई डोंट यू जॉइन लाइक एज एन इंजीनियर. तो मतलब ठीक है. सो आई वर्क देयर फॉर 2 years. आई वाज कम्प्लीटली इनटू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, implemented a lot many systems over there in production. I used to get hardly pay of 15,000 at that time. Upon that we were on a rent. So ऐसा था कि me and dad were both were working together. So every month I used to save 4,000 rupees. Wow. Somewhere it was like कि अगर मुझे 6 महीना अगर कुछ भी काम नहीं मिला तो I don't need to think about the money. It should not carry my concentration over my business. 1 lakh rupees जब हो चुके थे तो इनिशियली इट वाज लाइक रजिस्ट्रेशन फीस, लाइक वो टाइम पे वैट था. सो वैट रजिस्ट्रेशन फीस होती है. उसके बाद वेबसाइट्स के लिए जैसे कि नेटवर्किंग पोर्टल्स होते हैं, इंडिया मार्ट वगैरह, उनके मैंने बेसिक्स ले लिए थे. एंड वो कॉस्टिंग के बाद आई सेव्ड अराउंड 30-35,000 रुपीज़, जो मैं हर महीने 6,000 रुपीज़ सिर्फ घर पे देता था. सो 2012 में मैंने रजिस्ट्रेशन किया and I started the business in 2013 January say, and the first order was clicked after 8 months. That was August. So till then it was like struggling stage जहाँ पे पता नहीं चल रहा था कि business सोचा है लेकिन अब orders कैसे लेने हैं, how to face the competition. and competition के साथ ये था कि knowledge होना product का वो भी बहुत ज़रूरी था. कंज्यूमर नीड को अंडरस्टैंड करने में मेरे 3 महीने गए बिकॉज
हम जो बेचना चाहते हैं कंज्यूमर लेना नहीं चाहता है, तो कंज्यूमर को जो चाहिए वैसे हमें बेचना है। सो वो एक डीप थॉट में आने के लिए एक उसको फिल्टर करने के लिए, मेरे थॉट को फिल्टर करने के लिए कि नहीं, मैं जो सोच रहा था वह नहीं है, रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। So if I want to start a business now and I want to fully grow into the business, then I need to think in that way how consumer want that product. So ये सारे चीज़ों में almost 8 months गए, and surprisingly the product which I got in the first order was not the product I was pitching. ओके So I was pitching racking systems and I got a bunker bed का order. एंड आई वाज लाइक ठीक है चलो मिला है, ले लेते हैं करके, फर्स्ट तो फर्स्ट जो है वो। एंड देन आफ्टर द जर्नी स्टार्ट्स। ओके एंड बाय द वे आई वुड लाइक टू जंप इन, आज के टाइम का सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इज बंक बेड एक्चुअली। अच्छा, सो दैट प्रूव्ड कि उस वक्त जो कस्टमर को चाहिए था वो, मतलब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन आपको वहां पे मिल गया कि हम एक बेचना चाहते हैं लेकिन वो नहीं देखना है, हमको वो देखना है कि कस्टमर को क्या चाहिए और उसके हिसाब से ही करना है। लेकिन उससे उससे ना थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाते हैं अभी हम लोग, ये जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आप लोग ने जब लाइफ स्टार्ट किया, जब आप जॉब कर रहे थे, तो ये पर्टिकुलर बिजनेस स्पेशली लाइक फर्नीचर, और वो भी ऑफिस फर्नीचर या कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, ये कैसे आपका ये आइडिया कहाँ से आया और कैसे आया ये? As I said, like I was working with my in-laws. So in-laws, man, they were the vendor for Godrej. So my brother-in-law always used to push me for the meetings which were held in a Godrej, like MRM meeting हो गया, vendors meetings हो गया. So I used to see the vendors कैसे आ रहे, क्या आ रहे, and then I saw the potential of this market. At that time in 2010, Godrej Interior, 2011, Godrej Interior was almost 1500 CR into market. सिर्फ एक डिपार्टमेंट उनका, and that proves a lot because 2011 में 1500 CR is a huge amount. And वो एक potential दिखा हमको मार्केट में कि okay, these things are like what we can pitch because it has a huge potential in market because infrastructure is going to change. India is a developing nation, they will definitely require the infra. So constructions, commercial furnitures, real estate market, this all the things are going to get boom. As a developing nation. And then we went for a research and it proved that India at that time exported 1 lakh CR ka only furnitures. We saw huge potential in the market and we saw that we can start really working on those products. So earlier we started with the trading of the products, gradually we started with the contract manufacturing और फिर हमने उसका प्रॉपर एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डाल के शुरू किया। बट हमको वो कॉन्फिडेंस आया कि ये प्रोडक्ट हमारा जा रहा है मार्केट में एंड हम अच्छा कर सकते हैं ये प्रोडक्ट में, फिर हमने वही प्रोडक्ट्स पे पिच करना शुरू किया और ग्रेजुअली वी स्टार्टेड गोइंग मोर एंड मोर इनटू इट। तो जब आपने पहले ऑर्डर्स लिए तो आपने बोला कि आप ट्रेडिंग मतलब कर रहे थे, इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आप ट्रेडिंग कर रहे थे, तो इसका क्या मतलब होता है कि लाइक आपने ऑर्डर ले लिया, आप किसी और वेंडर से आप बनवा रहे हैं और फिर उसका डिलीवरी करा रहे हैं? जैसे हम लोग अमेजोन पे कैसे सारे ही मैन्युफैक्चरर्स नहीं रहते, कुछ लोग प्रोडक्ट्स लेते हैं और सेल करते हैं। सो उसी तरह से हम लोग ने पहले शुरू किया क्योंकि हमें ये जानना था कि ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स का रिक्वायरमेंट मार्केट में से आ रहा था, कमर्शियल प्रोडक्ट्स का। सो हमने पहले ये स्टडी किया कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा एक प्रॉपर फ्लो में जा रहा है जिससे हमें एक प्रॉपर बेस मिले कि ये प्रोडक्ट हम कितने क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट में अब जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एज अ मैन्युफैक्चरर हमें बल्क मिलना चाहिए वो प्रोडक्ट का अच्छा खासा, तब जाके हमारे लिए वो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट निकलना पॉसिबल है। अदरवाइज वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर क्वांटिटी में नहीं निकल रहा है। या तो फिर आपका कोई स्पेशल इंजीनियरिंग जॉब है, पर क्योंकि हमारा ऐसा कोई स्पेशल इंजीनियरिंग जॉब नहीं था, इट वाज अ फर्नीचर प्रोडक्ट। तो फर्नीचर प्रोडक्ट में जब तक आप बल्क नहीं करते हो तब तक आपको मैन्युफैक्चरिंग सेटअप से फायदा नहीं होगा। या एग्जैक्टली, क्योंकि हर क्लाइंट के अपने रिक्वायरमेंट्स होंगे। व्हाट इज इजियर? सबसे पहले तो क्या इजी है इसमें, वेंडर से करवाना या खुद मैन्युफैक्चर करना? बेसिकली सब कुछ तो हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। देयर आर फ्यू, लाइक everybody has their own forte.
So first of all, we need to find out our potential, that our can we maintain those costs, because the market is very cost effective. And secondly, the quality which we want to sell in the market. So both should go and hand in hand. So there are few incidents which happened के जहाँ पे cost was good but quality was not that, whereas quality was good but cost was not that. So वहाँ पे हमको लगा कि no, we can do a part production of this, we can do a complete production of this, or we can completely outsource these things. So it's completely a research and experience based thing. या वही वही एक्चुअली मैं अभी पूछने वाला था कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने ऑर्डर लिया, आपने वेंडर को दिया, फिर उसमें दो चीजें हो जाती है ना, या तो वेंडर टाइम पे डिलीवरी नहीं देगा, या तो वो टाइम पे देगा लेकिन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और फिर आपको क्लाइंट्स को तो आपको जवाब देना है। सिर्फ क्वालिटी की सवाल नहीं है या टाइम डिलीवरी का नहीं है, एक्चुअली होता ऐसा है कि कोई भी क्लाइंट हो, उसको एक अपडेट चाहिए रहता है कि उनका प्रोडक्शन कहाँ पे पहुँचा है, मटेरियल कब तक डिलीवर होगा, कैसे होगा, उनको हर एक छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें पता करनी रहती हैं। एंड इसमें अगर हमको सपोर्ट नहीं मिलता है वेंडर से, या हमको सपोर्ट नहीं मिलता सब वेंडर्स से भी, तो ऐसे होता है कि हम क्लाइंट को कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो क्लाइंट को लगता है कि देयर इज़ सम हिडन गेम, ऐसा कुछ चल रहा है कि छुपा रहे कुछ हमसे, या ये खुद ही नहीं बना रहे, या कुछ बाहर से, तो हमारा प्रोडक्ट कैसे बनने वाला है। सो काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है कि एवरी प्रोडक्ट ऑफ आर लाइक इज़ अ नॉकडाउन, तो ये सब जाते ना पार्ट्स में जाते हैं, साइड पे असेंबल्ड होते हैं, तो इसमें इतनी माइन्यूट डिटेल्स की भी यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट कि नहीं, अगर ये छूट गया तो ये साइड पे प्रॉब्लम आ सकता है। सो वो सारी चीज़ें बहुत ऐसे एक्सपीरियंस रहे हमारे 8-10 साल में कि जब हमको सोचना पड़ा कि नहीं, अब ये प्रोडक्ट भी बाहर से नहीं करना, ये प्रोडक्ट भी अभी हम ही चालू करते हैं। सो जब ऐसे 5-6 प्रोडक्ट बन गए, तब अब सोचा कि नहीं, अब तो चालू कर ही देना है। और हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ना मुझे वो क्लाइंट एक्विजिशन और जो आप किस तरह से जाके आप मार्केट करते हैं अपने आप को, और कैसे आप नए क्लाइंट्स लेके आते हैं, या एग्जिस्टिंग क्लाइंट से आपको रिपीट ऑर्डर्स होते हैं, किस तरह का होता है आपका जो बिजनेस मॉडल है वो? वी आर वर्किंग डिफरेंट वेज, हम अलग अलग तरीके से क्लाइंट एक्विजिशन का काम करते हैं। जनरली बिजनेस में हम ये बोलते हैं कि किसी एक सोर्स पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज होनी चाहिए। जैसे आज के टाइम पे हम कैसे फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये डिफरेंट चैनल्स यूज़ करते हैं लीड जनरेशन के लिए, तो उस टाइम पे ये 2012 में हमें इतना सोशल मीडिया का तो आइडिया नहीं था, बट हमने जैसे कि जस्ट डायल होता है, इंडिया मार्ट होता है, वहाँ पर फ्री रजिस्ट्रेशन पहले शुरू किए, फिर पेड रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया, तो उससे हमको वहाँ से लीड्स आने लगा। काफ़ी कुछ ऐसे बिजनेस पोर्टल्स हैं इंडिया के, कुछ दूसरे पोर्टल्स भी, उस पर हमने फ्री रजिस्ट्रेशन किया पहले, बिकॉज वो टाइम पे एनुअल मेंबरशिप लेना वाज अ बिग कॉस्ट फॉर अस। सो पहले फ्री रजिस्ट्रेशन से ट्राई किया कि किस तरह से हमको वहाँ से लीड्स मिल रही है। उसके बाद हमने एनुअल मेंबरशिप लेके लीड्स एक्वाजिशन का अलग अलग मेथड्स ट्राई किया, और वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग तो हो ही रहा था। जो हमारा आज तक का सबसे बड़ा एसेट ये रह चुका है कि वी हैव ऑलवेज गॉट मोर देन 60% ऑफ रिपीट क्लाइंट्स, अच्छा। तो 70% रिपीट क्लाइंट भी मिल चुके हैं, तो हमारा वो क्लाइंट रिटेंशन रेशियो काफ़ी अच्छा है। तो वो भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है जब आपका ही क्लाइंट दूसरे क्लाइंट को आपको रिकमेंड करता है। और नॉर्मली B2C मॉडल में ये होता है, बट B2B मॉडल में ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि B2B मॉडल में सारे ही बिजनेस टू बिजनेस दूसरी जगह पे रेफर नहीं करते हैं, बट हमारे केस में वैसा नहीं है। सो इट इज़ अ वेरी गुड सिनेरियो फॉर अस कि क्लाइंट को हमारे पे इतना भरोसा रहता है कि वो दूसरी कंपनी में भी जाते हैं एज अ परचेज टीम, वो हमें ही रिकमेंड करते हैं, हमें प्रेफर करते हैं, या वो अपने ग्रुप में भी हमारे बारे में डिस्कस करते हैं या फ्रेंड्स में। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट येस, कभी भी बिजनेस में एक चीज़ है, एक सोर्स ऑफ इंक्वायरी पे डिपेंड नहीं करना है, मल्टीपल चैनल्स पे एक्सपेरिमेंट करना है और वहाँ से लीड्स लाना है। तो उस तरह से हम लीड्स एक्वायर करते थे मल्टीपल चैनल्स से, और उनको रेस्पॉन्ड करते थे। इनिशियली वी जस्ट यूज टू डू कॉलिंग, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जानेंगे, हम कितना वो प्रोडक्ट इन हाउस कर सकते हैं या पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। देयर वर मल्टीपल फैक्टर्स विच वेंट इनटू थिंग्स।
and operations were all handled by Chintan from the beginning. So he used to do the analysis. अच्छा अच्छा, हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। जब हम बोलते हैं कि एक प्रोडक्ट को आपको मैन्युफैक्चर करना है, तो उसके लिए जो सेटिंग्स, जिस तरह का आपको फैक्ट्री सेटअप और हर प्रोडक्ट का, आई एम श्योर आपके लाइक, क्योंकि आप पार्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, अलग अलग पार्ट करके बाद में उसको असेंबल करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये सेटअप होगा ना? कैसे उसको आप मैनेज करते हैं, वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप एंड ऑल दैट? नथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। बेसिकली कैसे होता है ना, व्हेन व्हेन यू आपको बस अगर करना है चीज़ें तो यू डेफिनेटली फाइंड आउट द वेज। वो आपके दिमाग में 24/7 चलते ही रहता है कि अगर ये मुझे ऑर्डर मिला तो मुझे कैसे एग्जीक्यूशंस करना है। एंड ऐसे होता है ना कि व्हेन यू गिव अ थॉट, आप किसी भी चीज़ को कंटिन्यूसली सोचते हो, सम एंड हाउ इट हैपन कि आपको सामने से रिसोर्सेस मिल जाता है, बिकॉज वो एक डेडिकेशन रहता है। टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली मैटर्स इन इट, बट मोर देन टेक्नोलॉजी इज वेंडर के साथ रिलेशन। बिकॉज कितना भी क्रिटिकल जॉब हो, अगर उसके पास मशीन्स नहीं है, इफ़ यू कन्विंस योर वेंडर, इफ़ यू गिव हिम द कॉन्फिडेंस ना, तो वो डेफिनेटली करेगा। बिकॉज कैसे होता है कि क्लाइंट का सपोर्ट अगर हमको भी मिले, अगर क्लाइंट हमारे ऊपर 100% ट्रस्ट करता है तो हम हमारा बेस्ट देते हैं। वैसे हमारा वेंडर्स के ऊपर अगर हम ट्रस्ट करें, उनको थोड़ा मोटिवेट करें, एंड छोटी सी चीज़ें होती है एक मोटिवेशन में, जैसे कि उनको मिल के आना, बात करना, उनके प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करना। एक इमोशनल रिलेशनशिप जब तुम वेंडर्स के साथ बना देते हो, सो वेंडर्स भी तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बोली है। और इसका जो रिजल्ट है वो, रंजन, जैसे आपने बोला कि हमारे हमारे क्लाइंट्स दूसरे क्लाइंट्स को रेफर करते हैं क्योंकि ये क्वालिटी में दिखता है आपके, राइट? आपका जो प्रोडक्ट है उसके क्वालिटी में ये नजर आता है, और उसका वो इसलिए आता है क्योंकि आपको वो उस तरह से रिलेशनशिप है वेंडर्स के साथ, और वो कॉन्फिडेंस आप उनमें बिल्ड करते हैं, तो फिर वो डिलीवर करते हैं वैसे। राइट। सो आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग हियर। जैसे आपने मैन्युफैक्चरिंग का पूछा, तो बहुत सारे एनालिसिस जाते हैं, बट हमको जब प्रोसेस पता होता है, सो एज अ वी बोथ आर मैकेनिकल इंजीनियर्स, और हमने दोनों ने प्रोसेसेस का स्टडी किया हुआ है, और चिंतन को पहले अपने वर्क एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ नॉलेज भी है, कौन से मशीन पे कौन से पार्ट्स बनने हैं। सो ऐसा होता है ना कि हम प्रोडक्ट देख के ही जान जाते हैं कि ये कौन से मशीन पे कौन से पार्ट्स बने हैं, यू नो। तो वो काइंड ऑफ एक्सपर्टीज तो उन्होंने कॉर्पोरेट लाइफ में जब उनका वर्क एक्सपीरियंस था तभी उन्होंने डेवलप किया, एंड इवन आई गॉट एन आइडिया अबाउट इट इन माय वर्क एक्सपीरियंस। बट उसके अलावा वी डिड लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लर्निंग। तो वो लर्निंग हमने, जैसे कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एक फोरम है, तो उनके थ्रू मैंने IGMTP, इंडो जर्मन मैनेजर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया था। तो वहाँ पर हमें जर्मन कंपनीज में विजिट कराया था, एंड वी विजिटेड मर्सिडीज यूनिट ऑल्सो। तो वहाँ पर कैसा था ना, मैंने उनको एक सवाल पूछा था कि आपका कितना % काम इन हाउस होता है और कितना आप आउटसोर्स करते हो। सो दे से दैट 70% वी आर आउटसोर्सिंग, and I was really surprised. Like, one of the engineer, he answered this question, and so there is a lot of technicalities and vendor management is involved in this, जहाँ पर आपको सिर्फ खुद का इन हाउस प्रोडक्शन हैंडल नहीं करना है, जो आप वेंडर मैनेजमेंट करते हो उसमें भी वो क्वालिटी मेंटेन करनी है। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब सिर्फ इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग हैंडल करना नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो आप वेंडर्स, जो आपके पार्टनर्स हैं आपके सपोर्ट में, उनका भी आपको क्वालिटी मैनेज करना है, उनसे भी प्रोसेसेस मैनेज करवाने हैं। तो काफ़ी कुछ इसमें मैन्युफैक्चरिंग में एक 360 डिग्री व्यू बहुत अलग हो जाता है। सो इट वॉज अ वेरी गुड लर्निंग फॉर अस दैट a German company that is so huge and they are so well known around the world, they all go through the same process, but हाँ, उनका एक लेवल अलग होता है, हमें वो सीखना है ग्रेजुअली, बट ये प्रोसेस सबको फॉलो करना होता है। और प्रोसेस फॉलो करके, लाइक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात जब हम करें, तो हम जब कॉल से पहले हम जब डिस्कस कर रहे थे, तो आपने बताया था कि व्यापार जगत का आपको आपकी कंपनी को अवार्ड भी मिला है। ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बताइए जरा आपके अवार्ड्स के बारे में, क्या क्या और ऐसे एक्colades हैं? चिंतन, you would like to go ahead?
ना the award is achieved by you, so you go for it. क्या बात है, क्या बात है। इस बात पे सबसे पहले तो बिफोर रंजन से इस बात पे बहुत तालियां बनती है। No, it's not an individual award. It's team work. So कुछ भी अकेले नहीं होता है business में. So I always say that I am the face of the company, but Chintan is the backbone of the company because मैं as a sales कितना भी commit करके आऊँ, जब तक execution नहीं होगा, which my team does, how will I get the award or the achievements? It's not possible. So it's all a teamwork. हर एक इंडिविजुअल का जो रोल प्ले है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें। बट हाँ, जो अवार्ड्स हमको मिले हैं उसमें से कुछ जैसे कि फर्नीचर मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर इन द ईयर 2020 बाय व्यापार जगत, विच इज़ एन MSME रिकॉग्निशन फॉर आत्मनिर्भर भारत। एंड उसके अलावा हमने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड प्राइवेट लेबल जो एक एक्सपो होता है CMPL एक्सपो, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था इन द ईयर 2019। तो वहाँ पर हमें अवार्ड मिला था फॉर यूनिक कैटेगरी, बिकॉज वहाँ पर सारे फार्मा और फूड कंपनीज थे। तो वेयर हाउसिंग रैक्स जो हमारा प्रोडक्ट है, या रैकिंग एंड कैबिनेट्स जो है, ये कैटेगरी में कोई था नहीं वहाँ पर, तो हमें एक यूनिक कैटेगरी का अवार्ड मिला था। एंड उसके अलावा हमने we have also got award for fit for partnership with Germany after the IGMTP program. So after which we are also working with a few German companies. We have catered to them as a client also and also a vendor. And other than that, the recent achievement has been that I have been awarded as Adarsh Udyojika by Navbharat publication. So ये इवेंट में जो मिस्टर नरेश मस्के है, who was a mayor that time, and now he is a selected MLA, and एकनाथ जी शिंदे who was then the urban development minister, वो भी वहाँ पर थे to award to give away the awards to the members. So who is the current CM of the our state Maharashtra. So it was an achievement, but I will say that awards are the byproducts. जो मेन हमारा होता है बिजनेस, वो मेन फोकस होता है। जो बिजनेस में अवार्ड्स मिलते हैं डेफिनेटली दे आर द बाय प्रोडक्ट्स, बट द थिंग इज इट इज़ वेरी गुड टू गेट अप्रिशिएटेड फॉर द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग। बहुत ही अच्छा लगता है जब आपको इस तरह से रिकॉग्निशन मिलता है। बट हाँ, दैट इज नॉट द प्राइमरी फोकस। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप अवार्ड वही जीतते हैं जो अवार्ड पे फोकस नहीं करते, क्योंकि वो काम पे फोकस करते हैं। अपना काम वो दिखता है फिर काम में, और फिर वो अवार्ड ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन एक बात जरूर है कि जब आपको अवार्ड्स मिलते हैं, जब आपका रिकग्निशन होता है, तो इससे क्लाइंट को एक कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाता है। क्लाइंट को पता होता है कि हम एक अवार्ड विनिंग कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो उनको पता है कि क्या क्वालिटी उनको मिलेगी, और एक वो कॉन्फिडेंस लेवल उनमें आ जाता है। राइट। कैसा होता है टू वर्क विद योर लाइफ पार्टनर एज अ बिजनेस पार्टनर? साथ में काम करना कैन बी डिफिकल्ट एट टाइम्स, बट इट इज ऑल्सो वेरी फ्रूटफुल। दोनों उसके प्रोज और कॉन्स है। इंडिया इज अ इमोशनल मार्केट, सो यू नो जो बोलते हैं ना, वाणी का जो ध्वनि रहता है, मतलब जो टोन, जो वॉइस, और जिस तरीके से आप बात करते हैं, अगर उसका आपके ऊपर बहुत कंट्रोल है एंड आपको पता है कि मुझे किस टोन में किस तरीके से कब बात करनी है, देन एवरीथिंग इज इजी फॉर यू। कैश फ्लो जो है वो इनिशियल स्टेज से ही बिजनेस के काफ़ी माइन्यूटली ट्रैकिंग करनी ज़रूरी है, वरना क्या होता है ना, हम कब डेप्थ में चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। So, ladies and gentlemen, boys and girls, ये थे चिंतन सोनी एंड रंजन सोनी, द फाउंडर्स ऑफ MJ इंजीनियरिंग, और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं बी योर ओन बॉस।